नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। संसद में लगातार हंगामा जारी है। विपक्ष लगातार अपने मुद्दे पर चर्चा करने पर अड़ा हुआ है। मानसून सत्र में पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी पार्टियां इस मसले पर चर्चा चाहती हैं। विपक्षी एकता को दिखाते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंच गए। विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए राहुल गांधी की तरफ से सियासी दलों को नाश्ते पर बुलाया गया था। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां आपस में बहस कर सकती हैं। पेट्रोल डीजल के मसले को लेकर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। यहां पर हमसे संसद तक साइकिल मार्च कर सकते हैं। और आपको बता दें कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वहां पर पहुंचकर विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में टीएमसी, आरजेडी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी समेत अन्य कई दलों के नेता पहुंचे। बैठक में संसद के मॉनसून सत्र का कुछ समय बचा है और उसमें सरकार पर किस तरह का हमला किया जाए, इसको लेकर इस मीटिंग में मंथन हो रहा है। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलावा दिया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब थी। इनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचा। राहुल गांधी की बैठक में आईएनसी, एनसीपी, एसएस, आरजेडी, सपा, सीपीआईएम, सीपीआई, आईयूएमएल समेत कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके नेता शामिल हुए। तो विपक्ष की जो बैठक है इसमें कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है। हमें सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कोरोना पर चर्चा हुई है वैसे ही पेगासस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नेहा जी, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? आपकी बात सुन पा रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। नेहा जी, विपक्ष की तरफ से एकता दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने तो आज नाश्ता पार्टी बुला ली है, कई विपक्षी नेता उसमें शामिल हुए हैं। कैसे सरकार देख रही है इसको? नहीं, देखिए, राहुल गांधी नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, उससे भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आज सोचने की आवश्यकता उन लोगों को है जिनको राहुल गांधी नाश्ते में बुला रहे हैं। राहुल गांधी नाश्ते में परोसने क्या वाले थे, और अब तो नाश्ता खत्म हो गया है, तो नाश्ता होने के बाद क्या लेकर आए? आपको रोकूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल में समय पहुंचे हुए हैं और हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने इस समय हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ बच्चे को बिस्किट का पैकेट देते हुए। तस्वीर आपके सामने इस समय मुख्यमंत्री खुद हॉस्पिटल में पहुंचे हैं और लगातार हम आपको हमेशा तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं। मुख्यमंत्री खुद कई बार कोविड सेंटर का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं, हॉस्पिटल में भी पहुंचते हैं और डॉक्टरों से भी बातचीत करते हुए। तस्वीरें इस समय आपके सामने मुख्यमंत्री की अस्पताल का हाल जानते हुए, अस्पताल में समय क्या चल रहा है, कैसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है, ये सारी जानकारी डॉक्टरों से लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वैक्सीन यहां पर लगाई जा रही है। लगातार कोविड सेंटर में मुख्यमंत्री खुद पहुंचते हैं, वहां का निरीक्षण करने के लिए कैसी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, कैसे वैक्सीनेशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश का वैक्सीनेशन किस तरीके से चल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहले तारीफ कर चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार की कोरोना प्रतिबंधों को लेकर किस तरीके के इंतजाम किए गए। टीकाकरण केंद्र पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर डॉक्टरों से बातचीत उन्होंने की। मरीज जितने भी मौजूद हैं वहां पर उनका हाल भी जाना। ये तस्वीर इस समय आपके सामने टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे और
समीक्षा बैठक भी आज है। मुख्यमंत्री की मंडलीय समीक्षा बैठक है। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, मंडलीय समीक्षा बैठक, मंडल के लोग इसमें, श्रावस्ती की तस्वीरें आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कई अधिकारी भी इस समय सीएम के साथ में मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। ये अधिकारियों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मुख्यमंत्री खुद गए हुए हैं। वहां पर मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि विपक्षी की जिस तरीके से चाय पार्टी आज चली, विपक्षी एकता को दर्शाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नेहा जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? जी नेहा जी, अपनी बात पूरी करिए, क्योंकि विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है 2024 के लिए एकजुट होने की। देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि राहुल गांधी नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, इससे भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो नाश्ता हुआ है उसका मेन्यू क्या था? पिछला, अगर राहुल गांधी का पिछले 7 साल का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो अमेठी से हार के उन्हें वहां से भागना पड़ा केरल की ओर। और जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है पिछले चुनावों में, चाहे लोकसभा का हो, चाहे अलग अलग राज्यों का हो, तो नील बटे सन्नाटा ही था हर तरफ। बंगाल में भी जिस तरीके से वो भागकर वापस आए और बंगाल में भी चुनाव प्रचार नहीं किया, यूपी लायक जाने लायक बचे नहीं हैं। और साथ में जिन लोगों के साथ, जिन दलों के साथ उन्होंने गठबंधन किया, आप हम सब जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां क्या हुई। 2 लड़के निकले थे यूपी चुनाव के पहले पिछली बार और साइकिल पंचर हो गई। उसी प्रकार से मायावती जी के साथ भी किया था, हाथी का स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो जिस तरीके की परिस्थितियां रही हैं, जहां जहां राहुल गांधी ने अपना दोस्ती का, अपना गठबंधन का हाथ आगे बढ़ाया है, ये उन सभी विपक्षी दलों को सोचने विचारने का विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ इस समय पवन शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, भी जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। पवन जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी हाँ, जी हाँ। पवन जी, आज विपक्षी एकता दिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें देखी थी, राहुल गांधी सबसे आगे खड़े हुए थे, विपक्षी नेता और भी कई पीछे थे। आज जो नाश्ता पार्टी हुई है, क्या मकसद इसका समझ ले? देखिए, हमारे भाजपा के साथी ने सही कहा कि भाजपा सरकार पे या भाजपा के लोगों पे इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बात उन्होंने एकदम सही कही है, क्योंकि जनता की समस्याएं जितनी भी, उनका भाजपा के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। जनता जाए बाहर में, ये सारे लोग जो हैं सिर्फ दूसरों के ऊपर इंगित करते हैं कि वो हार गया, वो जीत गया। ये तो सबको पता है कि आपकी हार जीत कैसे होती है, कैसे जीते हुए लोकतंत्र को आप जो है हार तंत्र में बदल देते हैं। तो ये बातें तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी जो है वो जनता की आवाज बन के आगे आ रहे हैं और जनता के हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसको ये मोदी सरकार एकदम अनसुना कर रही है, या ये कहा जाए बहरी हो गई है सरकार। इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए राहुल गांधी किसी को नाश्ते पे नहीं बुला रहे हैं। इस जनता की समस्याओं को बताने के लिए उनको बुलाया जाता है। और ये इनके पेट में 2024 की तैयारी भी तो चल रही है ना, 2024 की तैयारी भी तो चल रही है ना। 2024 की तैयारी तो आप मीडिया के लोग या भाजपा के लोग मान रहे होंगे, हमारी नहीं, मीडिया के लोग नहीं मान रहे। ये बात आप बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने ये बात कही है कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा 2024 के लिए। मैं वही बात बता रही हूँ जो कि हो चुका है। बोलिए। विपक्ष को एकजुट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो सरकार है इसने लोकतंत्र का वो कहते हैं कि सत्यानाश कर दिया है। लोकतंत्र की चुनी सरकारों को ये बर्खास्त करते हैं, उनको साम दाम दंड भेद के द्वारा खत्म करते हैं। और जो जासूसी के जितने भी तंत्र इन्होंने अपनाए हैं आज की डेट में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, ये उसी के लिए बैठक है। उसी के लिए मीडिया को ये बताना चाहिए कि सरकार की क्या क्या कमियां हैं, जबकि मीडिया जो बताती है वो कि चाय नाश्ते की बात करती है। चाय नाश्ते की नहीं, जनता की आवाज है। ये जनता की समस्याओं को उठाने के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नेहा जी, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए ये विपक्षी दल एक हो रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं उठा पा रहे हैं। आप लोग विपक्ष को आवाज उठाने नहीं देते हैं। जब विपक्ष चर्चा करने को कहता है संसद के अंदर, तो आप लोग विपक्ष की सुनते नहीं है। काजल जी, देखिए, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और हम सबने देखा कि किस तरीके से
लोकतंत्र का जो मंदिर है उसको बार बार प्रसार करने का काम ये कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल कर रहे हैं। हमने बार बार देखा कि जो मुख्य मुद्दा है कोविड का, तीसरी लहर जो हमारे लिए आज चिंता का विषय है, जिस पर हमें चिंता करनी चाहिए, जिस पर हमें मिल बैठकर बात करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए, उस पर ये कोई चर्चा नहीं करते। पर मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये पेगासस करके जो एक माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जनता बहुत अच्छे से जानती है कि राहुल गांधी जो इनके नेता हैं वो कहाँ थे पूरे कोरोना काल में। और जहां पर अब जब वैक्सीन की बात हो रही थी तो वैक्सीन हेजिटेंसी को सबसे ज्यादा प्रमोट करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर वैक्सीन में भी करप्शन हुआ तो कौन से राज्य में हुआ? वो पंजाब में हुआ। अगर वैक्सीन को गड्ढा खोद खोद के गाड़ दिया गया तो वो कहाँ पर हुआ? वो राजस्थान में हुआ। और आज कोरोना कोरोना चीखने वाले, सुबह उठते ही कोरोना के लिए नाम से चिड़िया उड़ाने वाले, आज कोरोना जैसी गंभीर चीज पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो। साफ सी बात है कि लोगों की, जनता के मुद्दों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये कोरोना काल में भी हमने देख लिया है और आगे पीछे भी देख लिया है जो इनकी परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का इनका जनता के बीच में लगाव एक सवाल है। सुनिए नेहा जी, अब वो उनका कहना है कि आप लोग समस्याओं को सुनते नहीं हैं, इसीलिए हंगामा करना मजबूरी हो जाती है। आप लोग मुद्दे सुनते नहीं हैं, मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं। नहीं काजोल जी, कौन से मुद्दे पर सरकार ने चर्चा करने से मना कर दिया? आप याद करिए कि प्रधानमंत्री जी ने सेशन शुरू होने से पहले कहा था कि कड़े से कड़े सवाल करिए, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, पर आप सवाल सुनिएगा। आप देख लीजिए जिस दिन से सेशन चल रहा है क्या परिस्थिति बनाकर रखी हुई है। कोरोना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये बात नहीं करना चाहते। आज जो हमारे देश का बच्चा, जिस तरीके से उसके अभिभावक का साथ उसके सिर से उठ गया है, माता पिता छोड़कर चले गए कोरोना काल में, आज आप उनकी चिंता नहीं करना चाहते कि उस बच्चे के भविष्य का क्या होगा, उसके लालन पालन का क्या होगा, उसकी रणनीति पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। वैक्सीनेशन को लेकर जहां आप हल्ला मचा रहे थे, आज आप उस पर बात नहीं करना चाहते। बच्चों किस प्रकार से स्कूल जाएंगे, उसकी क्या रणनीति होगी, आप उस पर बात ठीक है नहीं करना पवन शर्मा जी, वैक्सीनेशन एक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा है, आप उसको छोड़ते हैं और अन्य मुद्दों पर चले जाते हैं। नहीं, ये वैक्सीनेशन का मुद्दा भी जब उठाया था कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट ने, तो उन्हीं की आवाज को बाद में सुना गया। पहले जो हमारी भाजपा की प्रवक्ता कह रही कि राहुल गांधी कहाँ थे, आपने देखा नहीं जब राहुल गांधी के सिपाही जो थे, जब कोरोना काल में सरकार कुछ मदद नहीं कर पा रही थी तो राहुल गांधी के सिपाहियों के पास ट्वीट जाते थे, सरकार के मंत्रियों तक के ट्वीट जाते थे कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाइए, हमारी मदद करिए। ये सरकार तो इतनी निकामी और नकारा थी, उसको अपना पूरा मंत्रिमंडल चेंज करना पड़ा, लोगों की आईवाज करने के लिए अपना मंत्रालय चेंज करिए। अरे एक प्रधानमंत्री चेंज करते थे, सारा का सारा गड़बड़ झाला दूर हो जाता। एक प्रधानमंत्री की निकटता के कारण ये सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री को कोई जनता से लेना देना नहीं है, सिवाय विपक्ष को दबा के और सिर्फ अपनी छवि बनाना है और धन्यवाद मोदी जी करना है। शर्मा जी, टी पार्टी के कई मायने निकाले जा रहे हैं, 2024 सीधे सीधे मायना निकाला जा रहा है। निकालिए मायना, कोई भी कुछ निकाले, हमारा काम है जनता की आवाज बनना, जनता की समस्याओं को उठाना और इस सरकार की ये जो गूंगी बहरी सरकार है उसको जगाना। पहले ये बताइए, जो एकता की तस्वीर आज हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाई दे रही है, विपक्षी एकता की तस्वीर, ये 2024 तक बरकरार रह पाएगी? देखिए हर कोई राजनीतिक दल अपना अपना, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, सबके अपने अपने मैनिफेस्टो हैं। सब पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन लड़ती हैं और उसी हिसाब से वो अपनी चुनावी रणनीति बनाती हैं। अभी 2024 तो बहुत दूर की बात है, अभी जनता की तो मूलभूत समस्या है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, दिक्कत वो है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ में एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो आप कुछ भी आकलन कर लीजिए, हमारा काम है जनता की समस्याएं उठाना और उनको जनता की समस्याओं को सरकार तक ले जाना। नेहा जी, आप इस तस्वीर को कैसे देख रही हैं, जो एकता की तस्वीर सामने आ रही है? सिर्फ समस्याएं उठाना 2024 के लिए एकता दिखाना या फिर कुछ और? विपक्षी एकता की तस्वीर का जो वर्णन कर रही हैं, इसी प्रकार का एक चित्र हमने देखा था 2014 से पहले भी, 2019 के चुनाव से पहले भी हमने इस प्रकार का एक चित्र देखा था। क्या हुआ? देखिए, आपसी जहां पर सिरपुटअव्वल हो और जहां पर मोदी जी जैसा नेतृत्व हो, उनके सामने इनमें से कोई भी कहीं नहीं टिकता। कल आप चैनल ने भी एक तस्वीर दिखाई थी कि लालू जी जो है वो सपा के प्रमुख से मिले। उसी प्रकार से अगर आप सोनिया माता जी को देखेंगी
तो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे सपा प्रमुख हो, चाहे सोनिया गांधी हो, इन सबका जो विषय है चर्चा का वो मात्र एक है कि भाई हमारे बाद हमारे बबुआ को स्थापित कैसे किया जाएगा। तो अपने अपने बबुआ को स्थापित करने की राजनीति है। देश हित के मुद्दे किस प्रकार से कोरोना की परिस्थितियों में हैंडलिंग हुई, किस प्रकार से आगे काम होगा, इससे इनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं है। और जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी देश को विजन के साथ आगे लेके जा रही है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हो रहा है। लेकिन वो विजन जो है वो संसद में दिखाई नहीं देता। नेहा जी, दिक्कत वो है, वो संसद में दिखाई नहीं देता है क्योंकि तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है, क्योंकि तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन है सिर्फ और सिर्फ हंगामा। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैंने आपसे कहा कि सरकार चाहती है कि हर मुद्दे पर बहस हो। और बहस कहाँ पर होगी? क्या बहस उनकी फोटोबाजी स्टंट से होगी? बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये फोटोबाजी स्टंट के लिए बाहर जाके हल्ला हंगामा करते हैं, पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं, तो इससे बहस नहीं हो पाएगी। ये जनता भी बहुत अच्छे से देख मंशा लेकिन नहीं दिखाई देती। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है नेहा जी, बहुत शुक्रिया। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक दिल्ली दौरे पर, और इसको लेकर कई राजनीतिक कयास लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बयानबाजी शुरू हुई है, बीती शाम को भी सीएम रह चुके हैं, लेकिन अब कयास और ज़्यादा लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और त्रिवेंद्र रावत के बीच में लगभग आधा घंटे चर्चा हुई और उन्होंने 4 साल बाद उत्तराखंड में जनता की सेवा करने का मौका देने का पीएम का आभार भी जताया। सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि त्रिवेंद्र और पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा की है और भरोसा दिया है कि बीजेपी राज्य में दोबारा सत्ता में आएगी। रावत ने कहा कि एक कार्यकर्ता के रूप में वो इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको बखूबी निभाएंगे, वो ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। वहीं इससे पहले पूर्व सीएम ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। उन्होंने विपक्ष कांग्रेस में हुए हालिया फेरबदल से भी शाह को अवगत कराया और राज्य में बने ताज़ा राजनीतिक समीकरणों की भी जानकारी दी। सूत्रों का कहना यह है कि इस दौरान उन्होंने गढ़वाल कुमाऊं के हालिया दौरे में मिले फीडबैक से शाह को वाकिफ कराया है। सूत्रों के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत को जल्द ही चुनावों के लिए निर्धारित किसी भी राज्य के लिए पार्टी के राज्य प्रभारी के पद पर पेशकश की जा सकती है, तो अगले साल शुरुआत में ही होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें बतौर चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री जो कि रह चुके हैं उत्तराखंड के, उनकी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होना, कई राजनीतिक कयास अपने आप में ही लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले चुनावों को लेकर चर्चा हुई होगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अचानक दिल्ली दौरे पर पहुंचे, कयास लगाए जा रहे हैं। बीती शाम पूर्व सीएम त्रिवेंद्र ने दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद से कयास ये लगाया जा रहा है कि क्या पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है या फिर चुनावों के समय कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पुष्कर सिंह धामी अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, लेकिन पूर्व सीएम का पीएम मोदी से मुलाकात करना, अमित शाह से मुलाकात करना, राजनीतिक कयास लगने अभी से शुरू हो गए कि शायद उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अब दी जा सकती है या फिर इलेक्शन को लेकर भी कोई ना कोई बातचीत शायद हुई होगी। हो ये भी सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रभारी उनको बनाया जाए, क्योंकि यूपी इलेक्शन है, वहां पर भी बड़े अधिकार की जरूरत है, नेतृत्व की वहां पर भी जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व का फायदा वहां पर उठा लिया जाए, इसीलिए इस मुलाकात के कई कयास इस समय लगाए जा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत का पीएम मोदी से मिलना और गृह मंत्री से मिलना, राजनीतिक कयास लगना। उत्तराखंड में एक तरफ तो इलेक्शन है और उस इलेक्शन के चलते लगातार बीजेपी ने मुख्यमंत्रियों को चेंज किया है। सवाल विपक्ष के कई उठ रहे हैं।
रोहित विक्रम सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत का प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करना और गृह मंत्री से मुलाकात करना, क्या मायने इसके निकाले जा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए काजल, प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ऐसे में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो 3 साल तक प्रदेश के 3.5 साल तक प्रदेश के मुखिया रहे, और अब जो ये खबर हमने की है कि कल देर शाम को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। तो ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। अब सियासी हल्कों में ये चर्चा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगठन में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, या तो फिर उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री या फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से पहले भी मुलाकात की थी। तो लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है, लेकिन जो कल मुलाकात हुई है उसमें प्रधानमंत्री ने उनको 20 मिनट का समय दिया और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको 45 मिनट का समय दिया। तो इससे अब जो सुगबुगाहट है राजनीतिक गलियारों में, वो स्पष्ट है कि अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को या तो चुनाव संभावित राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में प्रदेश प्रभारी की भूमिका मिल सकती है, या फिर संगठन में प्रदेश महामंत्री या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। रोहित, राजनीतिक गलियारों में एक बात और चल रही है, वो ये है कि शायद उत्तर प्रदेश का चुनाव प्रभारी भी उनको बनाया जा सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर काजल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत संगठन के नेता है। उससे पहले भी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हुआ करते थे, तो उस दौरान भी वो झारखंड के प्रभारी थे और अमित शाह के साथ काफी लंबे समय तक उन्होंने चुनाव में प्रचार प्रसार किया सह प्रभारी के तौर पर। और अमित शाह के बेहद नजदीकी माने जाते हैं। गृह मंत्री के मौजूदा समय में अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो उनके बेहद नजदीकी हैं। तो जाहिर तौर पर उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है, ताकि उत्तराखंड में भी जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि देखिए, हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया मुख्यमंत्री के पद से, तो उनको संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी। तो ये संभावना पूरी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जा सकता है, और संगठन में भी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलना कोई छोटी बात नहीं है। एक चीज और है रोहित, जो कि समझना चाहेंगे, वो ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई है, इस वजह से जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर जिस तरीके से बार बार मुख्यमंत्री बदले गए हैं उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत से हालांकि केंद्रीय हाईकमान है, वो लगातार जो है चुनावी जिम्मेदारियां सौंपता रहा है, क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान में त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी निपुण माने जाते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उस समय अमित शाह हुआ दौरान भी उनके साथ उन्होंने काफी राज्यों के प्रभारी के प्रभारी के तौर पर अमित शाह के साथ काम किया। तो जाहिर तौर पर संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। हाईकमान की नजर लगातार इस बात पर थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत क्योंकि अब मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नहीं है, तो अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का आगामी जो विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उनमें उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिया जाए। और साथ में जो केंद्रीय संगठन है हाईकमान द्वारा बनाया हुआ, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाए, ताकि आगामी जितने भी लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उनको जीता जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोई बड़ी जिम्मेदारी त्रिवेंद्र सिंह रावत को दी जा सकती है, खासकर चुनाव के मद्देनजर। तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां एक तरफ आतंकी देश के कई हिस्सों में 15 अगस्त को हमले की साजिश रच रहे हैं, जिसको नाकाम करने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरीके से सतर्क हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी है। उन्हें फोन कॉल पर धमकी दी गई है। उन्हें 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। विदेश से लोगों की तरफ से कॉल आया है, और आपको ये भी बता दें कि खालिस्तान और भिंडरवाले के नाम का वास्ता दिया जा रहा है। गुरवंत सिंह पुत्र के नाम का ये कॉल आया है। फोन कॉल में कहा जा रहा है कि हरियाणा खालिस्तान बनेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सीएम को आ रहे इस फोन कॉल की जानकारी का आदेश दिया है, और जांच की जिम्मेदारी साइबर थाने को सौंप दी गई है। इस मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा की पुलिस ने धमकी भरे इस कॉल को गंभीरता से भी लिया है। पुलिस का कहना है कि खालिस्तानी समर्थकों से सख्ती से निपटा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खालिस्तान समर्थकों ने धमकी दी थी। एक ऑडियो मैसेज भेजा गया था कि 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। प्रदेश के कुछ पत्रकारों के मोबाइल पर ये ऑडियो भेजा गया है। रिकॉर्ड की गई कॉल में कहा भी गया है कि हिमाचल पंजाब का हिस्सा था, पंजाब में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और हिमाचल को
फिर से पंजाब में शामिल कराया जाएगा। खालिस्तान समर्थकों ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरें और सीएम जयराम को 15 अगस्त को तिरंगा ना फहराने दें। आपको ये बता दें कि इससे पहले हिमाचल बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को भी इस तरह की धमकी भरे कॉल आते रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। और वहीं धमकी भरे कॉल के बाद नेताओं की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सीएम जयराम ठाकुर को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। 3 बजे 3 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।